जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 7 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, 7 मार्च 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसके जीके हो गए, रीजनिंग हो गए, हिंदी हो गए। आज मैथ खत्म करके इसका मॉडल टेस्ट सेट जो है वो भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप लाइव प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 25 प्रश्न है, वो 25 मैं करूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका जवाब एवं आपको कितने मार्क्स आए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्शन दिया गया है 51 से 53 तक के लिए। यहाँ पर एक आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में एक सिटी में 8000 लोग हैं और निम्न व्यवसाय कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई उद्योग में है, कोई सरकारी सेवाओं में है। ठीक है, तो इन आंकड़ा से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि दिया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ पीपुल आर इन सर्विस सेक्टर फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वह सरकारी सेवाओं में लगा हुआ है, नौकरी में लगा हुआ है। देखिए, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये कुल टोटल कितना एंगल होता है, कुल टोटल 360 डिग्री होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो कुल एंगल में से 72 डिग्री जो है वह सरकारी सेवाओं में है। आप निकाल सकते हो, बस प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे हो जाएगा ये देखिए, परसेंटेज इक्वल्स टू 72 डिग्री, ठीक है, बटे 360 डिग्री। ठीक है, कुल का 72% जो है वह सरकारी नौकरी में है और यहाँ पर इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए और 36 दूना 72 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20%। क्या उत्तर हो जाएगा, 51 का बी उत्तर हो जाएगा। कुल कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सिर्फ एंगल का प्रयोग करके उसका परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, by what percent is the population working is in industry sector less than the agriculture sector। मतलब उद्योग क्षेत्र में जितने कार्यरत जनसंख्या है उसमें से कृषि की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, देखिए एक बार डाटा चेक कर लीजिए। डाटा में क्या दिया गया है, उद्योग में आपके 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री उद्योग में और कृषि में आपके 120 डिग्री। बस ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, उद्योग कितना हो गया, इंडस्ट्री आपका 108 डिग्री और एग्रीकल्चर कितना हो गया, एग्रीकल्चर आपका 120 डिग्री। किसकी तुलना में निकालना है, एग्रीकल्चर की तुलना में हमें निकालना है कि इंडस्ट्री वाले कितने कम हैं। तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर वाले में से इंडस्ट्री वाले को घटा दिए और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि इसी की तुलना में निकालना है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रश्न आपका सॉल्व। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 12 डिग्री आ गया बटे 120 डिग्री आ गया इंटू 100। ठीक है, इससे इसको काट दिए और 12 से ये कट गया एक बार में। कितना परसेंट कम है, तो 10% कम है। निकल गया, उत्तर क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा 10%। है ना मजेदार। आगे बढ़े, अब देखिए 53rd देखते हैं। 53rd दिया गया है, द रेशियो ऑफ पीपुल वर्किंग इन सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर रिस्पेक्टिवली इज। कहता है कि हमें ना रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, किस किस का, जो सरकारी सेवाओं में है, नौकरी में है, एवं उद्योग सेक्टर का। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप डाटा देख लो एक बार। डाटा क्या देखेंगे कि सरकारी सेवाओं में 72 डिग्री, ठीक है, उद्योग में 108 डिग्री। ठीक है, अब इसी से हम रेशियो बना लेते हैं। किस किस का बनाना है, हमें बनाना है सर्विस इज टू इंडस्ट्री। तो सर्विस में कितने डिग्री लोग हैं, 72 डिग्री, और उद्योग में कितने हैं, 108 डिग्री। 12 का टेबल आपको आता होगा, काट दीजिए,
6 टाइम में काट दीजिए, 9 टाइम में। 3 का टेबल आता होगा, 2 टाइम में काटिए, 3 टाइम में काटिए, क्या रेशियो निकल कर आया? 2:3। कहाँ दिया गया है? 2:3 आपके ए में दिया गया है, तो 53rd का ए उत्तर हो गया। ठीक है, देख लिया आपने। यदि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन मिले तो अब तो नहीं बचेगा ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ूं। देखिए 54 दिया गया है, व्हाट इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 13। कह रहा है कि 13 के पहले 8 गुणांकों या अपवर्त कहिए उसको का समांतर माध्य या फिर आप औसत कह सकते हैं। ठीक है, मूल तौर पर हमें 13 के पहले 8 गुणांकों का हमें औसत निकालना है। तो गुणांक कौन होते हैं? 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, है ना। तो ये 8 तक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया आप देखना कि 13 गुने, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, यही कह रहा ना, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। क्योंकि 8 गुणांक की बात करें तो वह क्या होगा? 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 और 104। ठीक है, आप ऐसे लिखो या इसको आप इस रूप में लिख दो, बात बराबर है। और इस रूप में लिखने का एक फायदा है आपको। क्यों फायदा है? क्योंकि आप जानते हो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक के संख्याओं का योग क्या हो जाता है? n × n + 1/2 हो जाता है। ये आप जानते हो और इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह हम इसका प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर हमें n कितना मिला? n = 8 मिल गया। ठीक है, अब देखना क्या हो जाएगा? 13 × 8 + 8 + 1/2। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या करना है? औसत निकालना है। कितनी संख्याओं का? 8 संख्याओं का। तो बटे में हमने क्या कर दिया? 8 से भाग दे दिया। बस इसको सॉल्व कीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 13 × 8 × 9/2 हो गया, बटे 8 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर दें। देखिए 4 बार में ये कट गया। ठीक है, ये 2 बार में कट गया। ठीक है, क्या बचा आपको? 13 × 9/2। ये क्या हो गया? 117/2। ये क्या हो जाएगा? = 58.5। ये आ गया। यही ढूंढना है आपको। बी में दिया गया है तो 54 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला दिया गया है, यदि 8x + 3y बटे 4x + 5y = 25/23, तब हमें x/y निकालना है। आता होगा, सारे बच्चे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सीख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दीजिए सबसे पहले। तो इस पूरे के साथ किससे गुना हो जाएगा? 23 से, और यहाँ पर आ जाएगा 4x + 5y। चलिए मैं सजा के लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 23 × 8x + 3y, जो कि बराबर होगा किसके? 25 × 4x + 5y के। अब गुना भाग तो आपको आता होगा, है ना, आसान है ना। कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका हो गया 184x। ठीक है, 184x + 69y = क्या हो जाएगा? 100x + 125y। ठीक है, देख लिया आपने। क्या करते हैं यहाँ पर कि समान चर वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो ये आपका 184x और इस x को उठाकर इस तरफ ले आए तो -100x, जो कि बराबर हो जाएगा 125y, और इसको उठाकर इस तरफ ले आए तो -69y। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 84x आ गया, जो कि बराबर है किसके? तो 125 - 69, तो 56y के। ठीक है, अब क्या करना है? चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, x इस तरफ छोड़ दिए
और इस y को इस तरफ ला दिए तो ये x बाय वाई हो गया और ये आपका 56 बाय 84 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 14 छक्का 56 और 14 छक्का 84, 4 से कट गया, फिर 2 से काटिए, 2 जा 3 जा, तो x बाय वाई इक्वल्स टू 2 बाय 3 आ गया। रेशियो क्या हो जाएगा, x इज टू वाई इक्वल्स टू 2 इज टू 3। यही आपको निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गए, बस मल्टीप्लीकेशन आपको फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 55 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीख लिया यहां तक? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न दिया गया आपको, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 7:16, द सेकेंड नंबर इज 256 देन द फर्स्ट नंबर। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:16, इसका क्या मतलब हुआ, यह पहली संख्या का अनुपात है, ठीक है, रेशियो, और यह दूसरी संख्या का अनुपात है। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है कि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू दूसरी संख्या 256 गुने पहली संख्या का रेशियो और बटे में दूसरी संख्या का रेशियो 16 जा। ठीक है, ये क्या हो गया 16 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 112। कहां दिया गया है, आपके सी में दिया गया है, तो 56 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। 57 दिया गया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज Rs 900 but retailer purchase it at 40% discount and sell it at rupees 900. The percentage profit of the retailer is, कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता जाता है और क्या कहता है रिटेलर को कि हमको ना ये 40% ऑफ पे दीजिए। तो जब 40% ऑफ पे उसने लिया तो उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा, बताइए क्या हो जाएगा 900 इंटू 40/100। ठीक है, इससे ये कट गया इक्वल्स टू 360 रुपया उस रिटेलर ने उस खुदरा विक्रेता को छोड़ा। तो खुदरे विक्रेता को कितना मूल्य पड़ा उस वस्तु पर, 900 माइनस 360 इक्वल्स टू 540 रुपया उस वस्तु पर पड़ा खुदरा विक्रेता को। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है कि खुदरा विक्रेता क्या करता है कि उसको 900 पर ही बेचता है, तो खुदरे विक्रेता को कितना लाभ हुआ ये बताना है ना। तो खुदरा विक्रेता के लिए सीपी क्या हो जाएगा 540, बेचा कितने में, सेल कितने में कर रहा है एसपी 900, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है आपको 360 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू 360 गुने 100 और बटे में क्या चेंजिंग आएगी, देखिए यहीं पर बच्चे फंसेंगे। बटे में क्या होगा 540, क्योंकि खुदरा विक्रेता इस मूल्य पर लेकर उसको बेच रहा है, तो खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य तो यही हुआ ना, तो क्रय मूल्य 540 है ना। बस यही बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। इससे ये काटिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54 बराबर क्या हो गया 200/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66 is to 2/3%।
जो कि आपके डी में दिया गया है। उत्तर क्या हो गया 57 का? डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 58 दिया गया है, द एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज इज 11.2 if 3 is multiplied into each number then what will be the new average। कह रहा है कि 6 मानकों का औसत 11.2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, जितना गुना किया जाएगा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11.2 इंटू 3 इक्वल्स टू 33.6 जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 58 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 59 दिया गया है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि शांत जल में नाव की चाल जो है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुप्रवाह, इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखिए धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ चाल जिसको कि आप प्रतिकूल कहते हैं, और ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, नाव की चाल कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के साथ नाव की चाल आपका 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब सेकंड क्या है कि धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत जिसको कि आप अनुप्रवाह कहते हैं, और ये आपका अप स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर माइनस, यहाँ पे प्लस होगा वही यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा के विपरीत जब नाव बहेगी तो धारा की जो चाल है उस चाल से नाव को रोकना चाहेगी, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। अब आपको क्या बोला कि इनके बीच अंतर ना, तो लीजिए आपका 12 किलोमीटर पर आवर माइनस 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर चला आएगा, जो कि आपके ए में दिया गया है। तो 59 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 60 आपको दिया गया है, two concentric circles with radii p and another one is p plus 2 centimeter are drawn on a paper. The difference between their areas is 44 square centimeter. What is the value of p? Take pi equals to 22/7। कहता है कि त्रिज्या p सेंटीमीटर और p प्लस 2 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त एक कागज पर खींचे गए हैं, उनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें P का मान निकालना है। देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर आपके दो वृत्त, ठीक है, ये छोटा जिसका P है रेडियस और ये बड़ा वाला जिसका कि P प्लस 2 है रेडियस, दोनों एक ही कागज पर खींचा गया है और इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर है वह 44 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, जब हम ये रास्ता निकाला करते थे तो जो फॉर्मूला यूज करते थे ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर क्या हो गया P प्लस 2 जो बड़ा वाला है और स्मॉल आर क्या हो गया आपका P हो गया। फॉर्मूला क्या लगा है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही लगा ना। एक बार आप यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेना, यहाँ पर दिया गया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसी चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, समझ जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई इक्वल्स टू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा P प्लस 2 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर जो कि कितना है 44 सेंटीमीटर, यही दिया गया है ना 44 सेंटीमीटर। अब देखो
क्या करते हैं कि इस पाई की वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं और इन सबको विस्तृत कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर जो कि 44 और ये टर्म आपका उठ के इस तरफ आ रहा है, तो 44 इंटू 7/22, ये 2 टाइम्स में कट गया, पी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो 4p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 4 इस तरफ आ गया तो -4, ठीक है। तो 4p इक्वल्स टू 10, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 10/4, तो 10/4 इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू 2.5, कहाँ दिया गया है, डी में, तो 60 का डी उत्तर आ गया, ठीक है। p की वैल्यू 2.5 निकल कर आ गई। समझ गए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आप यहां पर देखिए दिया गया है कि 4/7 ऑफ 8/9 डिविजिबल 8/7 इंटू 180 ऑफ 1/9, अर्थात 4/7 का 8/9 भागा 8/7 गुने 180 का 1/9, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे ना, क्या होता है बताइए, 4/7 यदि हम का हटाते हैं, ऑफ हटाते हैं तो क्या होता है, सीधे मल्टीप्लीकेशन का साइन देकर लिख देते हैं। वहीं पर जब भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/8 गुने 180 गुने ऑफ हटाएंगे, का हटाएंगे तो 1/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही करना था आपको। देखिए इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, ठीक है। अब देखिएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब क्या बचा आपको, 20 गुनी 4/9 इक्वल्स टू 80/9 बच के चलाया, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा, और वो यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 61 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब 62 दिया गया है, इफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 नोटबुक, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। कह रहा है यदि 100 नोट पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य 80 नोट पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रतिशत लाभ। जब ज्यादा का क्रय मूल्य कम के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80/80 इंटू 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस b/b इंटू 100, ये फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक में, उसमें डालकर प्रश्न सॉल्व। क्या हो जाएगा 20/80 इंटू 100, ये 4 बार में कट गया, ये 25 बार में कट गया, 25% निकल के आ गया, कहाँ है, सी में, 62 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए 63rd दिया गया है, the amount of 7,500 at compound interest at 4% per annum for 2 year is, कहा जा रहा है कि 7500 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल्स टू मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n हो जाता है, ठीक है। तो कर लीजिए ना, 7500 रुपए इंटू 1 प्लस दर कितना दिया गया है 4/100 और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष ना, तो 2, बस इसी को सॉल्व करना है। 7500 ये आपके 25 टाइम्स में, तो 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए एक बार मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 25 प्लस 1/25, क्योंकि बहुत बच्चे ना मिस कर जाते हैं, तो इस चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पर 7500 इंटू 26/25 इंटू 26/25। मुझे डायरेक्ट यहाँ के बाद ये स्टेप लिखना चाहिए था, ठीक है। जो नहीं समझे हैं उनके लिए ये है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि 25 से आप काटते हैं तो 300 बार में कट जाएगा, 25 3 75, डबल 0 आ गया। फिर यदि काटते हैं तो यह 12 बार में पूरा कट जाएगा। क्या निकल के आया, 12 गुने 26 गुने 26, तो 12 गुने 26 कितना होता है 312, और 26 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8112, 8112 आपके डी में दिया गया है, तो 63rd का डी उत्तर हो गया। था ना मजेदार प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़े।
64 दिया गया है 21% ऑफ अ नंबर इज 546, व्हाट विल बी द 89% ऑफ द नंबर। एक संख्या का 21% जो है वह 546 है, तो संख्या का 89% क्या होगा। बहुत ही आसान है। अब देखना 21% से हम 100% निकाल लेते हैं। 21% इक्वल्स टू 546, तो इसका 100% क्या होगा। 100% इक्वल्स टू 546 इंटू 100 बटे 21। ठीक है, अब इससे 100 काटो तो 26 टाइम में कट जाता है, अर्थात 2600 निकल के आया। और हमें क्या करना है, 2600 का 89% क्या हो गया, 26 इंटू 89 कितना आ जाएगा, 2314। 2314 आपके डी में दिया गया है, तो 64 का डी उत्तर हो गया। ठीक है ना मजेदार। 65 बहुत ही रोचक प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर क्या है, ए पर्सन बाउट एन आइटम एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 5% if he had bought it for 10% less and sold it for rupees 170 more, he would have a profit of 20%. Find the cost price of this item nearest to rupees। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। केस फर्स्ट, यहाँ पर केस फर्स्ट बनाते हैं इस लाइन पे। तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हम मानते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उस 100 रुपये वाले वस्तु पर 5% लॉस में बेचा, तो 5 रुपये लॉस पे गया, तो 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95 रुपीज में बेच दिया। ये आपका केस फर्स्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड क्या कहता है, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो इसे रुपीज 170 अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। केस सेकेंड समझिए, केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड आपको कहता है यदि वह 10% कम में खरीदा होता, अर्थात 90% में खरीदा होता, तो 100 का 90% क्या हो जाएगा, 90 हो गया, अर्थात उसने इसे 90 रुपए में खरीदा होता। अब क्या कहता है कि यदि वह इसे 170 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 ना, 20 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 90 इंटू 120 बटे 100, अर्थात सेलिंग प्राइस 108 रुपए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक 95, एक 108। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें, यदि इस पे वह बेचता तो क्या हो जाता, 108 माइनस 95 इक्वल्स टू 13 रुपए। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 170 अधिक में बेचता, ये तो हमने जो माना था उसके अनुसार आया, और 170 अधिक में बेचता ये प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 170 इंटू 100 बटे 13 कर देते हैं। ठीक है, यदि 13 से 170 को काटते हैं तो ये आपको दे देगा 13.0769। ठीक है, इंटू 100, इसको गुना कर दीजिए 1307.69, जो कि 5 से ज्यादा है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे भी लेने को बोला है, तो 13.08 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 65 का बी उत्तर हो जाएगा। देखना एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या किया गया है। हमने पहले माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, 5% लॉस पर बेचा, तो उस समय इसको 95 रुपीज में बेचना पड़ गया। ठीक है, फिर प्रश्न में कहा यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, अर्थात 10% कम करने का क्या मतलब हो गया कि 100 का 10% कम कर दिए तो 90 रुपए निकल के आया। ठीक है, यदि उसने 90 में खरीदकर 170 अधिक में बेचा होता तो उसको 20% का लाभ होता। ठीक है, तो इस पे हमने एसपी निकाल लिया। ठीक है, एसपी फॉर्मूले पे डाला, निकल गया, जो कि 108 रुपए है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, दो विक्रय मूल्य आ गया, तो दो विक्रय मूल्य के बीच डिफरेंस 13 का आया। ठीक है, और ये जो 13 है उसमें इसने क्या बोला था, 170 अधिक, बस इसी पे डाल के इसका परसेंटेज निकालकर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 13 रुपीज, ये 170 का 13% आ जाएगा। ठीक है, तो 170 इंटू 100 बटे 13 कर दिया, फिर जो एक्चुअल वैल्यू आई वो आपकी क्रय मूल्य निकल कर चली आई।
ऐसे सॉल्व करना है इसको। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 66 दिया गया है, a pipe can fill a crystalline in 20 minutes whereas the crystalline when full can emptied by leak in 28 minutes. When both are open then time taken to fill a crystalline. कहा जा रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी भर जाने पर एक रिसाव द्वारा 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। ठीक है, तो जब दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा। जैसे आप समय और काम में एक दिन का निकालते हो वैसे यहाँ पर 1 मिनट का निकालो। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20, और 1 मिनट में कितना खाली होगा, 1/28 भाग। ठीक है, इतना पार्ट जो है भरेगा और इतना खाली हो जाएगा। अब दोनों को साथ खोल दिया गया तो सिंपल सी बात है, एक भर रहा है एक उसे खाली कर रहा है, ये 20 है। बस इसी को सॉल्व करना है, प्रश्न आपका आ जाएगा। ये आपका 140 आ गया, ये आपके 7 टाइम्स में, ये आपके 5 टाइम्स में, तो 2/140 इक्वल्स टू 70 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/70। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि टंकी भरने में 70 मिनट का समय रहेगा, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 66 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 67 दिया गया है, a certain sum amount to Rs 756 in 2 year and to Rs 873 is 3:1/2 year at certain rate of simple interest. The rate of interest per annum कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 756 और 3:1/2 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालनी है। बहुत ही आसान है, ईयर भी दिया गया है और पैसे भी दिए गए हैं। तो ईयर सब्ट्रैक्ट एक तरफ करो और अमाउंट एक तरफ सब्ट्रैक्ट करो। तो ईयर आपका 3:1/2, तो 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 873 माइनस 756। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 3/2। ठीक है, अर्थात 3/2 ईयर में कितना आया, 117 रुपया आया। ठीक है, इतना इंटरेस्ट आया 3/2 ईयर में। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, एक साल में कितना ब्याज आएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 117 इंटू 2/3। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये 39 टाइम्स में कटा, तो 39 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 78 रुपीज। एक साल में 78 रुपए ब्याज आता है। ठीक है, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल में ब्याज 78 इंटू 2 इक्वल्स टू 156 रुपए। 2 साल में क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर 2 साल में धन इतना हो जाता है। तो आपको यहाँ से मूलधन पता लग जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 756 माइनस 156 ब्याज इक्वल्स टू 600 रुपए। अब आपको 600 रुपए मूलधन भी आ गया, समय आपको 1 साल का है। ठीक है, ब्याज आपको पता है 1 साल में 78 रुपए है, तो दर निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे बताओ, फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल्स टू SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, यही है ना, क्या हो जाएगा 78 इंटू 100 बटे 600 इंटू 1, इससे ये कट गया। ठीक है, और 13 78, तो यहाँ पर 13% निकल कर चला आया, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 67 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, देख लिया आपने, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 दिया गया है, a square with maximum possible side is drawn in a circle of radius 12 cm. What is the area of a square? कहता है कि अधिकतम संभावित भुजा वाला एक वर्ग 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखना, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक आपको वर्ग खींचा गया है। तो वर्ग क्या होगा, वर्ग ऐसा होगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये वर्ग खींचा गया है। तो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लगाना है वो आपको ये देखना है कि इस मूल बिंदु से यदि हम यहाँ जाते हैं
तो यह 12 सेंटीमीटर, यहाँ आते हैं तो 12 सेंटीमीटर। अर्थात यदि ए बी सी डी ये हमने दे दिया, तो ए बी जो कि क्या है, विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण, जिसको कि आप डायगोनल कहते हो, कितना हो जाएगा, यह 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर डायगोनल हो गया। ये D1 हो गया। और D2 भी तो इतना ही होगा, D2 भी तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू सिमिलर 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। आपको D1 24 आ चुका है, D2 आपको 24 आ चुका है। आपको क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल ना, इसका क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाता है, जो कि 1/2 इंटू 24 इंटू 24। अब इसको 12 टाइम्स में काट दिया तो 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 288 निकल कर चला आएगा, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। कहाँ दिया गया है 288, आपके ए में दिया गया है, तो 68 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट यूज करना था, बता दिया आपको। आगे बढ़े। अब देखिए 69 दिया गया है कि डिवाइड 500 into 2 parts such that the ratio of one to other is 5:3। मतलब दो रेशियो है, A:B यदि हम मानते हैं तो वह 5:3 है। प्रश्न में क्या कहता है कि 500 को दो भाग में तोड़ देना है ताकि उसका अनुपात जो है इसमें आए। देखिए सिंपल सी बात है, A:B इक्वल्स टू 5:3। क्या आपको अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट याद है? यदि हमें A निकालना होता है तो क्या करते हैं, A का भाग जो कि 5 है और कुल कितना है रेशियो का, 5 + 3 इक्वल्स टू 8 बटे कुल भाग गुने वह संख्या चली आती है, तो ये आपका 500 कितने बार में कट जाएगा बताइए, ये आपके 62.5 टाइम्स में कट गया। तो 62.5 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपको, 6×5 = 300 के समथिंग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 25 का 5 आ गया, पॉइंट 10 2 आ गया, ठीक है, और 31 आ गया, 31.25, ठीक है। अब आपको बी पार्ट निकालना है ना, तो बी पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 ना, 3/8 इंटू 500 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 इंटू 62.5 इक्वल्स टू 187.5, 312.5 और 187.5। देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 69 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। 70 आपको दिया गया है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, 31 डिविजिबल 3 इंटू 15, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो 31/3 इंटू 15, 5 × 15, तो 31 इंटू 5 क्या हो गया, 155 ना, डी में दिया गया है, तो 70 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 71 सिमिलर वैसा ही आ गया, द स्पीड ऑफ शिप इन स्टिल वाटर इज 5 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। Rohan rose to a place at a distance of 21 km and come back to the starting point. The total time taken by him कहता है कि शांत जल में एक जहाज की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन 21 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और फिर वापस चला आता है, तो कुल समय क्या होगा ये बताना है। तो बताइए डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ चाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 + 2 इक्वल्स टू 7 km/h। और अप स्ट्रीम धारा के विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत चाल आपका क्या हो जाएगा, 5 - 2 इक्वल्स टू 3 km/h, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि रोहन 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो जब वह डाउन स्ट्रीम में होगा तो 21 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 21/7, ठीक है। और जब अप स्ट्रीम में होगा तो कितना समय लगेगा, 21/3 आवर। इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल समय निकल कर चला आएगा 21 × 3 + 21 × 7
आप जानते हो ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्या हो जाता है, a कॉमन हो जाता है, b प्लस c हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कर देंगे, 21 कॉमन हो गया, 3 प्लस 7 बटे 21, इससे ये कट गया, इक्वल टू क्या हो गया, 10 आवर का समय लगा, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 71 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 72 दिया गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 209 एंड 347 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 209 और 347 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल दे। बहुत ही आसान प्रश्न, कैसे करोगे बताओ। 209 में कितना शेषफल आना चाहिए, 209 में 5 आना चाहिए, तो 209 में 5 घटा दो तो 204 आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि 347 में 7 जो है शेषफल आना चाहिए, तो 340 हो गया। तो अब क्या करना है कि 204 और 340 का महत्तम समापवर्तक, तो 204 का आपका क्या सब हो जाएगा बताइए, इसका अपवर्त 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17 हो जाएगा। और 340 का बताइए, 340 का 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से दीजिए, फिर 5 से दीजिए, फिर 17 से दीजिए। आपसे क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या ना, इस दोनों में देखिएगा कॉमन में सबसे बड़ी संख्या 17 है, उत्तर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 72 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 दिया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहला 10 प्राइम नंबर कौन कौन सा है बताइए। तो पहला 10 प्राइम नंबर आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये आपका हो जाएगा, और बटे 10 कर दीजिए। इन सब का सम कितना आएगा 129 ना, 129 बाई 10 इक्वल्स टू 12.9, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 73 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 दिया गया है, द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक क्लोज बॉक्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विल बी। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार में बंद एक बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। देखिए आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल याद है ना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला होता है ना, इसी में डाल दीजिए। तो 2 इंटू 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10, सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 150 प्लस 120 प्लस 80, 2 इंटू 350 इक्वल्स टू 700। ये रहा आपके ए में 74 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, सॉल्व ना, आगे बढ़े। 75 दिया गया है, 30% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। कहा जा रहा है कि 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कराने के लिए कितने और लोगों की जरूरत होगी। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। फॉर्मूला लगाओ, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। m1 30 इंटू 24, m2 आपको पता नहीं है, और d2 आपको 20 दिया गया है। तो m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 24 बाई 20, इससे ये कट गया, ये आपका 12 टाइम्स में, तो 12 36। ठीक है, मतलब यदि 20 दिन में काम कंप्लीट करवाना हो तो 36 लोग पूरा करेंगे। अब आपके पास पहले से 30 लोग हैं ही, कितने लोग और चाहिए, तो 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6 लोग और चाहिए, जो कि डी में दिया गया है। तो 75 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सॉल्व। इस तरीके से 25 में 25 प्रश्न मैंने करा दिए यहाँ पर। अब बारी है प्रश्न पूछने की। तो ये रहा आपका आज का सवाल कि दिए गए रेखाखंडित खंड के प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो इस पढ़ना लिखना के बदले हम क्या रखेंगे, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है पढ़ना लिखना का। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और इसका मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला आएगा, तो आप आसानी से जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।